हम्म, तो जैसा हम देख रहे थे, हमने टाइम, वर्क और लेबरर्स के बीच में प्रोपोर्शनलिटी रिलेशंस को समझा, और अब हम जो है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट समझना चाहते हैं। व्हाट इज़ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट? इस कंसेप्ट को मतलब आपकी क्लास में नहीं समझाया जाता, बट ये बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये रूल ऑफ थ्री कैसे काम करता है, खासकर कंपाउंड प्रोपोर्शनलिटी में, वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। ये जो हमने यहाँ पे किया है, ये कंपाउंड प्रोपोर्शनलिटी कहलाती है, जहाँ पे दो से ज़्यादा चीज़ें जो है प्रोपोर्शनल हो, जब एक दूसरे से अलग अलग तरीके से, कोई दो मतलब दो में से कोई एक क्वांटिटी जो है, दो क्वांटिटीज़, जैसे यहाँ ये तीन क्वांटिटीज़ हैं, यहाँ ये तीन क्वांटिटीज़ हैं, इनमें कोई दो जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कोई दो जो है एक दूसरे से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये तीनों आपस में कैसे प्रोपोर्शनल हैं, इस रिलेशनशिप को हम कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी। दिस इज़ व्हाट इज़ डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी। ठीक है, ये जो है आपको समझना है, और ख़ासकर ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का कंसेप्ट जो है, ये आपको ज़्यादा कंसेप्चुअल क्लैरिटी देता है जब आप रूल ऑफ थ्री को अप्लाई करते हैं कंपाउंड प्रोपोर्शनलिटी के केसेस में, जहाँ पे ये तीनों क्वांटिटीज चेंज हो रही हैं। उस केसेस में जब आप रूल ऑफ थ्री को अप्लाई करते हैं, तो आप ब्लाइंडली अप्लाई नहीं करते, एक प्रोसेस थ्रू उसको फॉलो ना करके आपको समझ में आता है कि आप एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं, क्यों आप ऐसे कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रोपोर्शनलिटी कॉन्सेप्ट को समझते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को समझते हैं। कुछ आज दिमाग काम नहीं कर रहा सही से, देखते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ठीक है, जब भी दो क्वांटिटीज़ प्रोपोर्शनल हो, जैसे कि हमने देखा था पेन इज़ प्रोपोर्शनल टू कॉस्ट। अच्छा, जब भी ये आपको ये समझना कि जब आप ये लिखते हैं, जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन जब समझा था, मतलब बेसिक मल्टीप्लिकेशन जब आप समझते हैं, तो आपको बताया जाता है क्या कि a इंटू बी इक्वल्स टू सी, एंड या इसको समझे 5 इंटू 3 इक्वल्स टू 15, और 3 इंटू 5 इक्वल्स टू 15। ये बात आपको समझ में आती है, दोनों सेम है। कौन सा प्रॉपर्टी है? कंप्यूटेशनल प्रॉपर्टी है, कम्यूट कर सकते हैं, कम्यूटेशनल प्रॉपर्टी है। इसको हम कहते हैं क्या, ये क्या है हमारा मल्टीप्लायर, ये क्या कहलाता है मल्टीप्लिकेंट, और ये क्या कहलाता है प्रोडक्ट। ठीक है, तो कहने का मतलब होता है कि मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेशनल प्रॉपर्टी होल्ड करती है, कम्यूटेशनल प्रॉपर्टी होल्ड्स ट्रू इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन एज वेल एज इन एडिशन। इसका मतलब होता है कि इस मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर के अराउंड जो है चीज़ें कम्यूट कर सकती हैं, ये जो डिजिट्स हैं वो कम्यूट करें, फिर भी जो प्रोडक्ट होता है वो सेम होता है। ठीक है, पर इसका मतलब क्या होता है? जब आप 5 इंटू 3 लिखते हैं, यानी कि जब आप 3 को मल्टीप्लायर बना रहे हैं, तो आप कहना चाहते हैं कि 5 को 3 बार खुद से ऐड किया गया है। अदर वे राउंड जब आप 5 को मल्टीप्लायर बनाते हैं, इस केस में आप कहते हैं कि 3 को खुद से ही 5 बार ऐड किया गया है। तो ये डिफरेंस है, दोनों रिजल्ट सेम देते हैं, बट इनका मतलब ये होता है, इनका डिफरेंस ये होता है। सिमिलरली जब आप ये कहते हैं कि प्रोपोर्शनलिटी का आप लगाते हैं और आप इन दोनों तरफ जो है क्वांटिटीज़ को लिखते हैं, तो दैट सिग्निफाइज समथिंग। जैसे इस केस में ये कह रहा है कि ये एक ऐसा सीनेरियो है जहाँ पे आप ये लिख रहे हैं, तो ये सीनेरियो ऐसा है कि आपके पास कॉस्ट, यहाँ पे हम वर्ड ना यूज़ करके मनी, अगर यहाँ पे वर्ड यूज़ करें ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, मनी इन हैंड, तो पेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मनी इन हैंड। इसका मतलब क्या होगा कि आपके पास जितने ज़्यादा रुपए हैं, आप उतने पेन्स खरीद सकते हैं। ये बात ये है। तो इसमें है क्या कि ये जो है, आप अगर ये वेरी करेंगे तो ये वेरी होगा, तो ये डिपेंडेंट हो जाता है यहाँ पे, और ये इंडिपेंडेंट हो जाता है। और ये डिपेंडेंट हो जाता है। ये दोनों क्या है? दो वेराइंग क्वांटिटीज़ हैं। ये दो वेराइंग क्वांटिटीज़ किस रिलेशनशिप में होल्ड कर रही हैं, एक क्या रिलेशनशिप अपने आपस में रखती हैं, वो ये बता रहा है कि डायरेक्ट रिलेशनशिप रखती हैं। ये दोनों वेराइंग क्वांटिटीज़ हैं, और
एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये रिलेशन है। इस रिलेशनशिप के माध्यम से ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, अर्थात ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसको आप अगर चेंज करेंगे तो ये कॉरेस्पॉन्डिंगली चेंज होगा, और ये चेंज का रेशियो, क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में है, ये चेंज का रेशियो सेम होगा। डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी आपको यही बताती है। पर जब आप, मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप ये ऐसे लिखते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि मनी जो है इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है और पेन जो है डिपेंडेंट क्वांटिटी है। आपके हाथ में जितने पैसे रहेंगे आप उतने पेन्स खरीद सकते हैं। जैसे आप एक दुकान पे गए, सुबोधा की दुकान पे गए, आपके पास अगर 100 रुपये हैं तो आप 10 रुपये की पेन जो है 10 पेन्स खरीद पाएंगे। अगर आपके पास 500 रुपये तो आप 50 पेन खरीद पाएंगे, एंड सो ऑन सो। जब आप ऐसे लिखते हैं कि मनी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पेन, ये बताता है कि पेन जो है यहाँ पे इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है और मनी जो है, दोनों वेरिएबल्स हैं। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल, अर्थात ये एक वैराइंग क्वांटिटी है, ये एक वैराइंग क्वांटिटी है। दोनों इस प्रकार के रिलेशनशिप से बंधे हुए हैं। और ये जब आप इस हिसाब से इसको लिखते हैं, जब आप इसको ऐसे ना लिख के, जब आप यहाँ पे ये ना लिख के ये लिखते हैं, जैसे कि हमने यहाँ देखा कि आप ये ना लिख के ये लिखें, आप इसके बदले जो है अगर ये लिख दें, आपका प्रोडक्ट हमेशा सेम रहता है, तो चीज़ें चेंज नहीं होती हैं। प्रोपोर्शनलिटी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, बट सिग्निफिकेंस अलग होता है, वो अलग कंटेक्स्ट हो जाता है एक तरीके से। 5 इंटू 3 ये कंटेक्स्ट है कि 5 को 3 बार खुद से जोड़ा गया। 3 इंटू 5 ये कंटेक्स्ट बताता है कि 3 को 5 बार एक साथ जोड़ा गया, 3 को खुद से 5 बार जोड़ा गया। ये समझ में आ गया आपको? तो जैसे यहाँ पे डिफरेंस है, वही डिफरेंस यहाँ पे है। ये बात समझेंगे पहले हम कि ये क्या कंटेक्स्ट, यहाँ पे क्या कंटेक्स्ट हुआ कि मनी इन हैंड आपके पास जितना आप चेंज करते जाएंगे, ऊपर नीचे करते हैं, उतने आप पेन बाई कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, ये कंटेक्स्ट यहाँ पे क्या है कि आप पेन जितना बाई करना चाहते हैं, आप इस क्वांटिटी को जब चेंज करेंगे तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली आपको ये चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अभी आपको लग रहा होगा कि ये पता नहीं इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये क्यों बताया जा रहा है यहाँ पे, इतना क्यों टाइम वेस्ट किया जा रहा है इसके ऊपर। पर ये यकीन मानिए टाइम वेस्टेज नहीं, जैसे यहाँ पे ये टाइम वेस्टेज नहीं था बताना। मल्टीप्लायर का कंसेप्ट जो है क्लियर होना चाहिए आपको। ये आपको नेगेटिव नंबर्स में भी समझ में आता है। जब हम कभी डिस्कस करेंगे, इसके वीडियोस बनाएंगे, तो आपको समझ में आएगा कि नेगेटिव और नेगेटिव का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। ये आपको बताया जाएगा कि ये क्यों पॉजिटिव रिजल्ट देता है आपको। अब इसको रट्टा मारे ना, मतलब इसको कोई मंत्र समझ के याद न कर लें, इसके पीछे लॉजिक है। जब हम इसके बारे में वीडियो बनाएंगे कभी तो हम इसको डिस्कस करेंगे कि ये मल्टीप्लायर का कंसेप्ट है, उसको समझना ज़रूरी है यहाँ पर। तो यहाँ जैसे हमने समझा कि मल्टीप्लायर जो है वो कंटेक्स्ट सेट करता है, मल्टीप्लिकेंट और मल्टीप्लायर कंसेप्ट कंटेक्स्ट सेट करते हैं कि ये मल्टीप्लिकेशन में हो क्या रहा है। यहाँ पे 5 को खुद से 3 बार ऐड किया जा रहा है कि 3 को 5 से खुद बार ऐड किया जा रहा है, दोनों डिफरेंट कंटेक्स्ट हैं। सिमिलरली यहाँ पे 2 डिफरेंट कंटेक्स्ट हो जाते हैं, चीज़ वही है, प्रोपोर्शनलिटी रिलेशन वही है, आपके वैल्यूज़ वही रहेंगे, तो कंटेक्स्ट आपका चेंज होगा। और जब आपका कंटेक्स्ट चेंज होगा तो आप उसको उस प्रकार से लिखेंगे। जैसे आप जब ऐसे लिखें, जब आपका कंटेक्स्ट ये है कि पेन जो है आप जितना बाई करना चाहते हैं उतना आपको मनी स्पेंड करना पड़ेगा, तो आप ये लिखेंगे। जब ये है कि मनी आपके जितने हाथ में उतने आप पेन ले सकते हैं, तो कंटेक्स्ट ये रहेगा। ठीक है, कंटेक्स्ट समझना यहाँ पे थोड़ा सा ज़रूरी है। अब इसी को थोड़ा सा जूम आउट करके अगर इसी पेज में हम बात करें आगे कुछ चीज़ों की, ठीक है। अब जब हमारे पास ये केस है कि मनी स्पेंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पेन टू बी बॉट, ठीक है। इस केस में हम क्या लिख सकते हैं कि m इज प्रोपोर्शनल टू p, ठीक है। और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कंसेप्ट होता है, एक मिनट लेट मी एक्सप्लेन। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कंसेप्ट जो है आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। देखते हैं यहाँ पे, समझ लें कि पर पेन का दाम जो है 10 रुपये है। एक हमने यहाँ पे बात समझी कि ईच पेन कॉस्ट ₹10। इस सिनेरियो में हमारे पास क्या केस बनेगा कि जब आपको एक पेन खरीदना है तो आपको 10 रुपये देने होंगे, 5 पेन खरीदना है तो 50 रुपये देने होंगे, और 10 पेन खरीदना है तो आपको 100 रुपये खर्च करने होंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे 10:1 का रेशियो, 50:5 का रेशियो, विच इज़ अगेन 10:1 का रेशियो, और
100:10 का रेशियो, विच इज अगेन 10:1 का रेशियो। ये रेशियो हमेशा सेम है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि प्रोपोर्शनल। यहाँ पे इस ये रेशियो, ये रेशियो, ये रेशियो, ये तीनों रेशियो सेम है, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो हम जानते हैं इस बारे में वो ये है कि जब आप इसको 5 टाइम्स करते हैं तो यहाँ भी 5 टाइम्स होता है चेंज। जब इसको आप 2 टाइम्स चेंज करते हैं तो यहाँ पे भी आपको 2 टाइम्स चेंज दिखता है। मतलब सॉरी, यहाँ पे ये नहीं चेंज हो रहा है, हमारा ये जो है इंडिपेंडेंट, तो हम इसको चेंज कर रहे हैं, कॉरेस्पॉन्डिंगली हमको यहाँ पे चेंज देखने को मिलता है, वो भी एग्जैक्ट प्रोपोर्शंस में। इसको 5 टाइम्स चेंज करेंगे तो ये भी 5 टाइम्स चेंज होगा, इसको 2 टाइम्स चेंज करेंगे तो ये भी 2 टाइम्स चेंज होगा, इसको 10 टाइम्स चेंज करेंगे तो यहाँ पे भी 10 टाइम्स चेंज आएगा, सो ऑन सो फोर्थ, ठीक। तो आपको ये समझ में आया कि ये रेशियो जो है मेंटेन्ड है और ये चेंज रेशियो जो है वो सेम है, ये चेंज जो है सेम प्रोपोर्शंस में हो रहा, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इतनी बात आपको क्लियर है। तो ये जो एक कांस्टेंट रेशियो की हमने बात की, ये क्या सिग्निफाई कर रहा है कि m/p equals 10:1, which implies m/p equals 10/1, which is equal to 10, and this being a constant throughout, ये रेशियो कांस्टेंट है, ये बात आपको समझ में आ गई। दे आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ये रेशियो जो है, क्योंकि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हमको दो बातें क्लियर है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में चीज़ें क्यों होती हैं, इसको फिर से एक बार थोड़ा सा रिवाइज करें, हमको समझ में आता है कि कब हम कहते हैं कि कुछ चीज़ें डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। पहली बार कि एक क्वांटिटी, जैसे ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, अगर ये बढ़ रही है तो इसको ये दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ रही है, ठीक है। अगर ये घट रही है, ये 5 से 1 हो रही है तो ये भी 50 से 10 हो रही है। तो एक तो ये रिलेशन है कि एक के बढ़ने पे दूसरा बढ़ रहा है, एक के घटने पे दूसरा घट रहा है, तो डायरेक्ट रिलेटेड है। और ये डायरेक्ट रिलेशन जो है सेम प्रोपोर्शंस में, क्योंकि ये जितनी टाइम्स बढ़ती या घटती है उतनी टाइम्स दूसरी क्वांटिटी जो डिपेंडेंट क्वांटिटी वो भी उतनी ही टाइम्स बढ़ती या घटती है। तो इसको कहते हैं हम लोग डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी। और डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी में हमको समझ में क्या आता है कि ये m/p जो है 10:1 है। दिस इम्प्लाइज कि m1/p1 equals to m2/p2 is equals to m3/p3 and so on so forth। अर्थात आप ये हमेशा ये रेशियो सेम रहेगा फॉर एनी टू क्वांटिटीज ऑफ m एंड p। यहाँ पे p हमने जो है यहाँ पे हमारा पेन टू बी बॉर्ड जो है ये हमारा क्या है, हमने यहाँ कहा इसको इंडिपेंडेंट क्वांटिटी कहा और ये जो है डिपेंडेंट है। तो फॉर एनी वैल्यू ऑफ p m will correspondingly change so that maintaining this ratio to 10:1, ठीक है। ये बात समझ में आई। p का जब भी वैल्यू आप चेंज करें m कॉरेस्पॉन्डिंगली चेंज हो रहा है और ये चेंज ऐसे हो रहा है सच दैट कि ये रेशियो हमेशा कांस्टेंट है 10:1 का। तो m/p कैन बी रिटन एज 10/1 एंड दिस इज 10 and this is what is known as proportionality constant k, which is often written as k. You can write anything, any symbol you can put it over here, but it is often as a convenience, as a connotation, it is always written as k. This is what is our proportionality constant. ये हमारा proportionality constant है, ठीक है, by which we can write m to be p into k, that is k times p, अर्थात 10 times p। ये क्या बताता है, ये बताता है कि हमारा कंटेक्स्ट 1 जो हमारा सीन 1 केस 1 जो था, केस 1 इसको, हाँ केस 1, जब आप p का वैल्यू 1 ले रहे हैं तो m का वैल्यू क्या होगा आपके 10 टाइम्स 1। ये बात समझ में आ रही है। हमको क्या पता चला कि m इज इक्वल्स टू 10 टाइम्स p। जब p का वैल्यू 1 है तो m का वैल्यू 10 टाइम्स p ये होगा। p का वैल्यू जब 5 है तो ये 50 होगा केस 2 में, और p का वैल्यू जब 10 है तो ये 100 होगा, 10 टाइम्स 10 100 केस 3 में, एंड सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया कि दिस इज व्हाट वी कॉल प्राइस ऑफ द पेन। ठीक है,
ये हमारा प्राइस ऑफ द पेन है, और मनी स्पेंट ऑन बाइंग पेन क्या है, प्राइस ऑफ द पेन इनटू हाउ मैनी पेन्स यू नीड टू बाई। तो पेन्स टू बी बॉट टाइम्स द प्राइस ऑफ द पेन विल गिव यू मनी स्पेंड ऑन द पेन। तो ये इनके बीच में रिलेशनशिप है, इसको कहते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। जो कांस्टेंट रेशियो है, ये कांस्टेंट रेशियो क्यों है, क्योंकि हमारा ये कॉस्ट फिक्स्ड है, ये कांस्टेंट है हमारा इस। और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो है ये कोई यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, आप बाद में आपको समझ में आएगा यूनिवर्सल कांस्टेंट किसको कहते हैं। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एक कंटेक्चुअल कांस्टेंट है। तो हम लोग ये बात यहाँ पे इसके बारे में लिख सकते हैं, दिस इज अ कंटेक्चुअल कांस्टेंट, यानी कि इस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में जहाँ पे m और p इस प्रकार रिलेटेड 10:1 के रेशियो में, कांस्टेंट रेशियो यहाँ पे 10:1 का मेंटेन हो रहा है, इस प्रकार अगर m/p रिलेटेड है, इस केस में k जो है कांस्टेंट हमारा 10 है। ये सिनेरियो चेंज होगा तो कोई और कांस्टेंट की वैल्यू आएगी, ठीक है। अब इसको हम समझते हैं कि हम जो ये 3 क्वांटिटीज़ पढ़ रहे हैं, जैसे हमने क्या समझा अभी कि मनी और पेन का रेशियो जब हम ले रहे हैं, मनी और पेन की बात जब कर रहे हैं, मनी और पेन की प्रोपोर्शनलिटी की बात कर रहे हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं m = k × p, ठीक है। और हर केस में क्या होगा, m1 जो है = k × p1 होगा, m2 जो है k × p2 होगा। और क्यों होगा ये सब, क्योंकि m1/p1 जो है वो k है, और m2/p2 भी k है, ठीक है। तो ये हमेशा जो है होल्ड करेगा ट्रू हर केस में। ये बात समझ में आ रही। इस केस में हमारा k क्या है, हमारा कंटेक्चुअल कांस्टेंट क्या बता रहा है, प्राइस ऑफ द पेन। अब हम जिस कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं हमारे टाइम वर्क वाले चैप्टर में, उसमें जब हम लिखते हैं वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लेबरर्स एम्प्लॉयड टू डू दैट वर्क, तो यहाँ पे जब हमारे पास एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है, क्योंकि प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है, तो इसको जब हम ऐसे लिखते हैं, जब हम इक्वल्स टू साइन बैठाते हैं, तो हमारे पास एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का हम ये बैठेगा, तो हम इसको इक्वल टू इसको एक इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये प्रोपोर्शनलिटी रिलेशन जो है ये इक्वेशन है, क्यों, क्योंकि W इज प्रोपोर्शनल टू L, ये दिस विल गिव अ सर्टेन W/L रेशियो टू बी अ कांस्टेंट। एक एग्जांपल अगर समझें तो, अगर समझ लें ये लेबर है, यहाँ पे वर्क है, लेबर यहाँ पे हमारा स्टूडेंट हो गया, ठीक है, और टाइम हमारा यहाँ पे हो गया फिक्स्ड 2 घंटे, टाइम बीइंग कांस्टेंट। ये हम प्रोपोर्शनलिटी की बात करते हैं जब टाइम बीइंग कांस्टेंट की बात करें, तो टाइम अगर 2 घंटे है, अगर 5 लड़के लिख रहे हैं और हम वो कुछ असाइनमेंट लिखवाना है या कुछ नोट्स लिखवाने हैं, ठीक है, और 5 अगर लड़के आप एम्प्लॉय करें और वो समझ लें 10 पन्ने लिखें या 20 पन्ने लिखें, ठीक है, जब आप 10 लड़के एम्प्लॉय करेंगे तो कितने पन्ने लिख लेंगे, 40 पन्ने लिख लेंगे। और अगर आप एक लड़का एम्प्लॉय करेंगे तो 2 घंटे में 4 ही पन्ने लिख पाएगा। दिस इज़ वेरी पुअर, बट हो सकता है पन्ना बहुत बड़ा हो या बहुत डिफिकल्ट हो, डिसिफर करके लिखना हो, कुछ हो, जो भी केस हो, ये केस है उसके बीच में। ये समझ में आ रहा है आपको। ये रेशियो जो कांस्टेंट रेशियो है 20:5 का, विच इज़ 4:1, ये आपको समझना है। W/L is 4, this 4 is the constant over here, ठीक है। तो अगर आपको ये सीन पता है, जैसे हमारे पास उसके सवाल होते हैं, क्या हमारे पास जैसे रूल ऑफ 3 में जो सवाल हमारे पास आते हैं, आपको ये दे दिया जाए, ठीक है, आपको बोला जाए कि 5 लड़के जब लिख रहे थे तो 2 घंटे के अंदर में 20 पन्ने लिखे हैं उन्होंने, अगर 2 ही घंटे के अंदर में 40 पन्ने लिखने हो तो कितने लड़के ज़रूरत होंगे या कितने एडिशनल लड़कों की आवश्यकता होगी। तो इस केस में आपको क्या करना है, अगर आप ये निकाल लें, आपको जैसे हम जिन स्टेप्स में बात करते हैं, स्टेप 1 तो आपने क्या किया, स्टेप जब हम रूल ऑफ 3 यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, जब हम यहाँ पे रूल ऑफ 3 अप्लाई कर रहे हैं, स्टेप 0 क्या था, क्वेश्चन पढ़ना। स्टेप 1 क्या था, इस फॉर्म में उसको लिखना, ट्रांसलेट करना मैथमेटिकल फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में इस डेटा को भरना और ये समझना कि क्या पूछा गया है। स्टेप 2 क्या था, स्टेप 2 था ये रिलेशनशिप असर्टेन करना कि ये क्या है, ये डायरेक्ट रिलेशन है कि नहीं, ये असर्टेन करना। स्टेप 3 क्या था हमारा, इक्वेशन फॉर्म करना।
तो हम यहाँ पे कैसा इक्वेशन, जब हमको डायरेक्ट समझ में आता था तो हम क्या करते, हम या तो ये लिखते थे 20/40 इज इक्वल टू 5/x, या हम लिखते थे कि इसका वैल्यू इससे ज़्यादा होगा कि कम होगा, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू बढ़ रही है तो यहाँ पे भी वैल्यू बढ़नी चाहिए। तो हम लिखते थे x इक्वल्स टू 5 इंटू, यहाँ पे एक प्रॉपर नाउन बनाते थे, इम्प्रॉपर नाउन बनाते थे, सॉरी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाते थे, और इस प्रकार से x को असरटेन करते थे। हम इसके बदले और क्या कर सकते हैं, जब हम स्टेप 2 में हमको ये असरटेन हो गया कि w इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l, तो हम लोग लिख सकते हैं w/l मस्ट बी अ कांस्टेंट। तो गिवन क्या है, w1 20 और l1 5, सो k इक्वल्स टू w1/l1 इक्वल टू 20/5 इक्वल्स टू 4। और इसके बाद हम लोग इसको इसके बाद हम लोग यहाँ लिख सकते थे सिंस k इक्वल्स टू 4, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट 4 है, w2/l2 हैज़ टू बी 4। गिवन क्या है w2 का वैल्यू 40 by which implies 40/x equals to 4, which implies x equals to 10। तो इतने स्टूडेंट्स जो है 2 घंटे में 40 पन्ने लिख पाएंगे। एडिशनल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या होगा, एडिशनल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टू बी एम्प्लॉयड इन राइटिंग, एम्प्लॉयड या डिप्लॉयड ज़्यादा बेहतर वर्ड होगा, डिप्लॉयड इन राइटिंग दोज असाइनमेंट, ये क्या हो जाएगा 10 - 5 = 5। तो 5 लड़के आपको एडिशनल और बैठाने पड़ेंगे, कुल 10 लड़के जो 2 घंटे में 40 पन्ने लिख पाएंगे। ये आप ऐसे भी कर सकते हैं, दिस इज ऑल्सो अ वे टू डू दिस टाइप ऑफ रूल ऑफ 3 प्रॉब्लम्स। ये समझ में आ गया आपको। तो हम यहाँ पे अगर एक क्विक रिवीजन करें प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या है, तो हम ये समझते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एक कंटेक्चुअल कांस्टेंट है। पहली बार अगर इसके बारे में कही जा सकती है तो वो कह सकते हैं कि एक जिस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट की आप बात कर रहे हैं, जिन 2 क्वांटिटीज़ की बात कर रहे हैं और जो 2 क्वांटिटीज़ जिस प्रकार से रिलेटेड हैं, जिस एक कांस्टेंट रेशियो जो उनके बीच में मेंटेन हो रहा है, दैट वुड गिव अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। व्हाट प्रोपोर्शनल कांस्टेंट वर्किंग ऑन दिस। और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो है वो कुछ सिग्निफाई करता है, जैसे हमने इस पेन वाले केस में देखा कि ये सिग्निफाई कर रहा है प्राइस ऑफ द पेन। यहाँ पे क्या सिग्निफाई कर रहा है, हम इस केस में कह सकते हैं कि के सिग्निफाइज, हम लिख सकते हैं यहाँ पे के सिग्निफाइंग वर्क डन बाय एन इंडिविजुअल स्टूडेंट, इंडिविजुअल लेबर। हमारे केस में इसमें स्टूडेंट लेबर है, तो इंडिविजुअल लेबर कितना काम कर रहा है वो ये सिग्निफाई करता है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि पूरा काम करने में जो है एक पूरा वर्क है और एक काम है, उसको करने में जो है समझ ले 10 लेबर लगते हैं। अगर 1.5 काम करना हुआ या तो कितने लेबर लगेंगे, या 1 बीघा खेत है उसको जोतने में 10 लेबर लग रहे हैं कुछ पर्टिकुलर टाइम में, टी बीइंग कांस्टेंट, तो टी कुछ कांस्टेंट है, ठीक है। तो 1.5 बीघा अगर करना होगा तो कितने लोग लगेंगे, तो 15 लोग लगेंगे। ये जो हम निकालते हैं, बात आपको समझ में आ रही, ये कैसे निकालते हैं, यूनिटरी मेथड जो हम करते हैं वो कैसे करते हैं कि 10 लेबर जो है 1 बीघा खेत जो है जोतते हैं, 1 लेबर जो है 1/10 बीघा जोतता है, तो ये जो है आपका कांस्टेंट रहता है। इस केस में वो कांस्टेंट क्या है, W/L2 4, कि पर स्टूडेंट जो है 1 घंटे में कितना काम करता है। पर स्टूडेंट इस 2 घंटे में 4 पन्ने लिख रहा है। ये जो भी टाइम कांस्टेंट है, जो टाइम का यूनिट जो कांस्टेंट किया गया इस पर्टिकुलर टाइम में पर स्टूडेंट इतना काम कर रहा है, तो W2/L2 गिव्स यू दिस थिंग। एक स्टूडेंट कितने पन्ने लिख रहा है, 5 स्टूडेंट 5 होकर 20 पन्ने लिखेंगे, 10 स्टूडेंट जो है 40 पन्ने लिखेंगे। तो दिस इज व्हाट सिग्निफाइज हियर। तो हर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो है अपने पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में कुछ बात कहता है, कुछ एक सिग्निफाई करता है, ठीक है। तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को जब हम इसके बारे में अगर हम जो रिवाइज करते हैं उसमें हमने कहा कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एक कंटेक्चुअल कांस्टेंट है, पहली बात। दूसरी बात, ये उस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में कुछ सिग्निफाई कर रहा है, जैसे इस केस में वो प्राइस ऑफ द पेन सिग्निफाई कर रहा था, उस केस में वो वर्क डन बाय पर लेबर या पर स्टूडेंट सिग्निफाई कर रहा था, ठीक है। तीसरी बात, ये आता कैसे, जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्वांटिटीज़ हैं तो वो आता है इस रेशियो को जो आप देखते हैं, ये बताता है आपकी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट।
क्या होगा, m/p 10/1 10/1 है, दिस इज व्हाट इज प्रोपोर्शनली कांस्टेंट। तो ये हमको असर्टेन हम मिलता कैसे ये देख लिया हमने। और फिर इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि ये आपका कांस्टेंट एक है, ये रेशियो जो कांस्टेंट है, तो आप इससे क्या कर सकते हैं, रूल ऑफ 3 के सवालों को भी लगा सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लगाया। ठीक है, अब ये हुई बात डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी की। इन्वर्स प्रोपोर्शनलिटी में भी ये काम करता है, जैसे कि हम जानते हैं टाइम और लेबर जो है इन्वर्स रिलेटेड है। ठीक है, इसमें भी जो है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट काम करता है, और वो सिग्निफाई करता है T/L को सिग्निफाई करता है, प्रोडक्ट ऑफ टाइम और लेबर को सिग्निफाई करता है, विच गिव्स यू अमाउंट ऑफ वर्क। which gives you amount of work done। ठीक है, जैसे सपोज ये एग्जांपल लेते हैं हम कि वही अपना अगर एग्जांपल लें या कोई और एग्जांपल चेंज करें, जैसे कुछ काम करना आपको, सब आपका वर्क यहाँ पे क्या है कि आपको 40 पेजेस लिखने हैं, लिखवाने हैं बच्चों से। ठीक है, आपको 40 पेजेस लिखवाने हैं और 5 लड़के जो है उसको 2 घंटे में लिख ले जाते हैं। ठीक है, अगर आपको एक ही घंटे में काम करवाना हो तो आपको कितने लेबर्स की आवश्यकता होगी, कितने लड़कों की आवश्यकता होगी। यहाँ पे बात समझ आ रही है आपको। हमने इसी केस को जो है थोड़ा सा और घुमाया फिराया और उसको बनाया कि 20, हमने यहाँ देखा था कि 2 घंटे के टाइम में 5 लड़के जो है 20 पन्ने लिख जा रहे हैं। हमने यहाँ पे दूसरा सवाल चेंज किया था, उसी सेम कंटेक्स्ट को हम यहाँ पे लेके आए हैं कि जब आपको 2 घंटे में 5 लड़के जो है 20 पन्ने लिख रहे हैं। यहाँ पे उसी कंटेक्स्ट को हम आगे बढ़ा रहे हैं कि 20 पन्ने लिख ले रहे हैं। अगर आपको एक ही घंटे में 20 पन्ने लिखवाना है तो आपको कितने लड़कों की आवश्यकता होगी, कितने लेबर्स की आवश्यकता होगी। ठीक है, ये जब आपको देखना हो आप कैसे देखेंगे, यहाँ पे क्या है, ये जब हाफ टाइम्स जो है रिड्यूस होता है तो ये क्या होता है, इसमें क्या चेंज होता है, ये 2 टाइम्स बढ़ता है इनवर्स रिलेशनशिप में। तो ये जब हाफ टाइम्स रिडक्शन हो रहा है इसमें, तो इसमें 2 टाइम्स का इंक्रीमेंट होता है। दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बात समझ में आती है कि टी जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो हमको क्या पता है, हमारी पहली क्लासेस से हमको पता है कि इनका जो रेशियो होगा, ये जो रेशियो ऑफ चेंज होगा वो उल्टा होगा, विच वुड इम्प्लाई 2/1 इक्वल्स टू x/5। ठीक है, यहाँ से हम x असर्टेन कर सकते हैं 5/2। ठीक है, यानी कि 10, तो ये 2 गुना बढ़ेगा। अगर ये हाफ गुना चेंज हो रहा है, कम हो रहा है, तो ये 2 गुना बढ़ेगा। ये इनके बीच में रिलेशन है। अब यहाँ से हमको समझ में आता है T इक्वल्स टू TL। ये बताता है कि T1/L1 जो है सेम क्वांटिटी देगा और T2/L2 जो है वो भी सेम क्वांटिटी देगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ। यानी जब इनके सवाल आपको निकालने हैं तो यहाँ पे 2 × 5 मस्ट बी इक्वल टू 1 × x। दिस x वुड बी योर आंसर। सुना, T1/L1 का प्रोडक्ट जो है वो T2/L2 के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। ये T1/L1 है, ये T2/L2। ये प्रोडक्ट सेम होना चाहिए, because this is equals to this universal, this contextual constant, this proportionality constant k। तो यहाँ से आप L2 का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये एक तरीका हुआ। यहाँ पे k क्या सिग्निफाई कर रहा है, यहाँ पे k सिग्निफाई कर रहा है नंबर ऑफ मैन आवर्स या फिर नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स। ये बात आपको समझ आ रही है। ये 20 पन्ने लिखने में आपको कुल कितने घंटे देने पड़ रहे हैं। यहाँ 5 लड़के लगे हुए हैं, 2-2 घंटे दे रहे हैं, यानी कुल 10 घंटे का समय लग रहा है आपको 20 पन्ने लिखने में। जब आप यहाँ पे इसको 1 कर दें तो आपको ये 10 करना पड़ेगा, क्योंकि आपको इफेक्टिवली 10 आवर्स ऑफ वर्किंग लगेगी आपको टू कंप्लीट दिस जॉब।
क्योंकि दिस वर्क इज़ कांस्टेंट, अगर ये वर्क कांस्टेंट है, और दूसरा असम्पशन क्या है, ये तो हमारा कांस्टेंट हमको पता है, दूसरा असम्पशन क्या है, जो इस टाइम एंड वर्क पूरे चैप्टर में ये जो हमारा एक कांस्टेंट असम्पशन है, इसको हमको इंट्रोडक्शन चैप्टर में भी शायद इसको बताना चाहिए था, शायद हम भूल गए थे इसको बताना, इसको मेंशन करना, पर ये सबको पता है। असम्पशन हमारा क्या है कि ईच वर्कर, ईच लेबरर इज एज एंथुजियास्ट एज अदर्स, इज एज इफेक्टिव एज अदर्स। तो हमारा मतलब है यहाँ पे जो हमारे 5 लड़के यहाँ पे लिख रहे हैं, तो इनमें से ऐसा नहीं कि कोई एक लड़का बहुत तेज़ी से लिख लेता है जो बहुत इफेक्टिव है, वो फटाफट एक मतलब बहुत ज़्यादा काम कर दे रहा है, और दूसरा एकदम लेज़ी है या कुछ है। हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि हर कोई जो है उतना ही मोटिवेटेड है, उतना ही एफिशिएंट, उतना ही स्किल्ड है उस पर्टिकुलर काम में। यानी यहाँ पे जो 5 लड़के हैं, तो पाँचों लड़के जो है एक स्पीड में लिखते हैं और एक रोचकता है उनके अंदर में, कोई जो है फांकीबाजी नहीं कर रहा, कोई बैठ के वहाँ पे मतलब मोबाइल नहीं चला रहा, सब लिख रहे हैं और सबकी एफिशिएंसी सेम है। तो ये 5 लड़के जो है 5 मशीन है एक तरीके से, जो कि सेम एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं और 2 घंटे काम कर रहे हैं, अर्थात 10 वर्किंग आवर्स का जो है वो वर्क कर रहे हैं, और दैट इज इक्विवेलेंट टू 20 पेजेस ऑफ राइटिंग। तो जब आप यहाँ पे इसको 1 घंटा करते हैं तो आपको यहाँ पे 10 लड़के लेने पड़ेंगे, बिकॉज यू नीड 10 आवर्स ऑफ वर्किंग। ये आपको समझना है कि आपको 10 जो है वर्किंग आवर्स चाहिए ही चाहिए ये पर्टिकुलर काम कंप्लीट करने में। तो ये वर्किंग आवर्स में अगर आप आवर्स कम कर देंगे तो वर्कर्स बढ़ाने पड़ेंगे, और अगर वर्कर्स कम कर देंगे तो आवर्स बढ़ाने पड़ेंगे। बात समझ में आ रही? आपके पास क्या है, आवर्स हैं और वर्कर्स हैं, और आपके पास वर्किंग आवर जो है वो सेम होना चाहिए टू डू अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ वर्क। ठीक है, ये जो है पूरी अंडरस्टैंडिंग है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की। हमने इसको यहाँ से देखा, समझा पेन और मनी के बारे में। पहले हमने ये समझा कि इनको इस प्रकार से लिखना है, इसको ऐसे लिखना और इसको ऐसे लिखने में क्या अंतर है, क्या कंटेक्चुअल अंतर है, क्या फ़र्क होता है। हमने समझा उसको इस मल्टीप्लिकेशन के जो है एग्जांपल से, इस एनालॉजी से, इसको एनालॉजी कहते हैं। इस प्रकार जब आप किसी और संदर्भ से अपना कोई और दूसरा संदर्भ समझना चाहते हैं तो इसको हम एनालॉजी कहते हैं। तो हमने मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर के एनालॉजी से हम समझा कि जब यहाँ पे कम्यूट करती हैं चीज़ें तो अलग अलग कंटेक्स्ट देती हैं। ये चीज़ जो है ये कंटेक्स्ट दे रही है और ये चीज़ जो है ये कंटेक्स्ट दे रही है। इनका भले ही एंड रिजल्ट सेम हो पर इनकी कंटेक्स्ट अलग अलग है। मल्टीप्लायर और मल्टीप्लिकेशन का मीनिंग अलग अलग है। सिमिलरली यहाँ पे जब हम इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल जो है कम्यूट करते हैं इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के साइन के आजू बाजू, तो चीज़ों का नेचर चेंज होता है। दोनों वेरिएबल्स हैं और दोनों एक किस प्रकार से वेरी कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर रिलेशन के हिसाब से वेरी कर रहे हैं। ये बात हमको पता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इस प्रकार से वेरी कर रहे हैं। पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, इसको आप जब कम्यूट करते हैं तो ये कंटेक्स्ट चेंज होता है और कंटेक्स्ट जो है एक मीनिंग रखता है। ये कंटेक्स्ट एक मीनिंग रखता है, ये कंटेक्स्ट ये मीनिंग रखता है। इस कंटेक्स्ट का मीनिंग हमने समझा कि दिस इज मनी स्पेंड इज प्रोपोर्शनल टू पेन टू बी बॉट। यहाँ पे पेन विच यू कैन बाय इज प्रोपोर्शनल टू मनी यू हैव इन हैंड। तो ये दो अलग अलग कंटेक्स्ट हैं। इस कंटेक्स्ट को जब हमने पढ़ा तो यहाँ पे के जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है उसका वैल्यू आया 10 और उसका सिग्निफिकेंस है प्राइस ऑफ द पेन। ठीक है, उसका वैल्यू आया था 10 और उसका सिग्निफिकेंस है ये। और ये जो कांस्टेंट रेशियो मेंटेन हो रहा है ये बताता है इफ m is to p is a constant ratio, this implies m1 by p1 equals to m2 by p2 equals to mn by pn। कोई भी आप वैल्यू लेंगे m और p के, p की जब भी आप कोई एक वैल्यू लेंगे इस केस में, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जब आप कोई p की वैल्यू लेंगे तो m कॉरेस्पॉन्डिंगली चेंज होगा इस हिसाब से कि ये रेशियो मेंटेन है। आपको k का वैल्यू मिलेगा 10 और k आपका यहाँ पे इस कंटेक्स्ट में k आपको बता रहा है प्राइस ऑफ द पेन और जो कि 10 है। ठीक है, हमने अपने इस जो वर्क और जो ये हमारा जो ये चैप्टर है टाइम एंड वर्क, उसमें हमने एक एग्जांपल देखा। डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी में हमने एग्जांपल देखा कि वर्क जब लेबर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसका मतलब क्या है। उसका मतलब है कि जितने आप लेबर्स बढ़ाएंगे उतना आपका काम होगा। और इस कंटेक्स्ट में के का मतलब क्या है कि वर्क डन बाय एन इंडिविजुअल लेबर। इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में के का वैल्यू 4 था, अर्थात हर स्टूडेंट जो अलॉटेड टाइम है, जो स्टिपुलेटेड टाइम है, जो आपको गिवन टाइम है, उस टाइम में 4 घंटे मतलब जो 2 घंटा है उस टाइम में 4 पन्ने लिख पा रहा। तो ये सिग्निफिकेंस था उसका। हमने आप समझा ऐसे हम लोग सवाल कैसे हल करते हैं इस तरीके से, वो भी हमने समझा। ये जो रूल ऑफ 3 है इसमें भी हम लोग इस प्रकार से भी शो कर सकते हैं। स्टेप 2 में जब हमने असरटेन कर लिया तो स्टेप 3 में ये ना करके हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं। ये बात हमको समझ में आ गई। ठीक है, और फिर हमने इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जो हमारा केस है उसमें समझा कि उसमें ये चीज़ें कैसे रोल प्ले कर रही हैं। यहाँ पे के क्या सिग्निफाई कर रहा है,
वो हमने समझा। ठीक है, तो शायद चैप्टर अब हम मान सकते हैं कि हमें समझ में आ गया।